हेलो एवरीवन, हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ZTS5 का पेपर। और इसको हम लोगों ने दो पार्ट में एज यूजुअल डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट आपका सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी। आइए स्टार्ट करें वन बाय वन। वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट P to A इज WA, फ्रॉम P to B इज WB। देन तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात होती है कि जो वर्क डन होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए क्या होगा, यहां पर जो WA होगा और WB होगा दोनों सेम है। एक बात। दूसरी बात जो है, यहां पर दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे तो जीरो आएगा। तो यहां पर क्या होगा, अगर WA माइनस WB करेंगे तो जीरो आएगा। ठीक, तो यहां पर आंसर होगा फोर्थ। और बोथ 1 and 3। टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R1 and R2 हैव सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस, द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट देयर सरफेसेस। अब ये देखिए, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है आप भी जानते हो, K Q अपॉन R स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला K और Q अपॉन R होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब अगर हम दोनों को क्या करें बताओ, यहाँ पर डिवाइड करें तो ये देखो E अपॉन B, ये क्या होगा, K से K कैंसिल, Q से Q, R से R, तो ये आ जाएगा यहाँ पर ये E अपॉन B 1 अपॉन R। आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि जो V हमारा है वो R के प्रोपोर्शनल होगा, E सेम है। तो V1 अपॉन V2 और R1 अपॉन R2 के इक्वल आएगा। V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर। An electric dipole is placed in an electric field due to point source. Then देखिए, अगर बोला गया है पॉइंट सोर्स, तो पॉइंट सोर्स का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट सोर्स? इसका मीनिंग है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डायपोल को रख दिया जाए तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, उस पर ट्रांसलेटरी मोशन होता है। तो आंसर क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल विल ऑलवेज बी नॉन जीरो, व्हाइल टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो। टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस M and 2m with charge minus 2q and q are placed in uniform electric field E and allowed to move for some time. The ratio of their kinetic energy is। देखो, काइनेटिक एनर्जी जो होता है बच्चा, वर्क डन के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है। बहुत सिंपल सी बात याद रखेंगे। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या ये भी कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है। ठीक, तो V का फॉर्मूला क्या होता है, U प्लस AT। तो V क्या आएगा, U0। A क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन मास इनटू टाइम। आपको समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और मास अलग अलग है। तो मास क्या है, जिसका ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। देखो V यहां पर इनवर्सली में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टू पार्टिकल है, एक का मास m है, एक का मास 2m है, एक का चार्ज -2q, एक का q। इलेक्ट्रिक फील्ड ए अलाउड टू मूव फॉर सेम टाइम। अब ये देखिए, अगर टाइम सेम है, यहां पे निकाल, तो यहां क्या मिला, अगर टाइम सेम हो गया तो यहां लगा दो भाई, क्या मिलेगा, पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी K1, दूसरे वाले की K2। ये आएगा हाफ m, ये आएगा F स्क्वायर m स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर, और हाफ ये आएगा 2m F स्क्वायर अपॉन
4m² t²। सॉल्व कर लीजिए, 2:1 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5। द फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग अ क्लोज सरफेस इज 3 एंड इतना, ये है चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वो एंटर कर रहा है फ्लक्स, एंटरिंग फ्लक्स, जो एंटरिंग फ्लक्स है वो माइनस में होता है। ये हो गया -3 × 10⁵, और जो बाहर वाला इसको 5 ले लो, और दूसरा वाला प्लस में होगा, और × 10⁵ हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है चार्ज कितना होगा। तो यहां पर चेंज इन फ्लक्स 5 + 5 ले लो, तो ये आएगा 1 × 10⁵। इसकी जगह Q/ε0 1 × 10⁵, तो ये आएगा ε0 × 10⁵। ε0 की वैल्यू आपको पता है, आप उठा करके रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6। 2 concentric spherical conducting shell of radius r2r carry charge q and 2q respectively. Change in electric potential of inner cell when they are connected by the conducting wire will be। तो देखिए भाई, बहुत सिंपल सी बात है कि 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल है। ठीक, कंडक्टिंग का मतलब अगर कल को आपने कनेक्ट कर दिया तो सारा का सारा चार्ज फ्लो करके बाहर आ जाएगा। ये देख, क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है। ये एक स्फीयर है, एक स्फीयर ये, और एक का रेडियस r है, एक का 2r है, और इसका चार्ज q है, इसका चार्ज 2q है। ठीक, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इनर सेल व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर विल बी। ठीक है, तो अब इसमें देखो बहुत सिंपल सी बात है कि सारा का सारा चार्ज बाहर आ जाएगा बाहर कि नहीं आ जाएगा? द होल चार्ज विल कम आउट। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पहले कितना पोटेंशियल था अंदर वाले का, फिर बाद वाले का निकाल लो, है ना? पहले वाले का निकाल लो, बाद वाले का निकाल लो, माइनस कर दो। ठीक, इनर शेल का पोटेंशियल पहले कितना था? पहले पोटेंशियल था K और Q/R + K, और 2Q/ कितना था? 2R। यही तो है कि नहीं? यहां से 2 कट गया, तो ये आया 2K Q/R। अब जब सारा चार्ज बाहर हो गया तो ये कितना हो गया? 3Q/, ये कितना हो जाएगा? 3Q/, भाई आपका टोटल चार्ज कितना हो गया? बाहर जब सारा का सारा चार्ज चला गया तो Q इसमें था और बाहर वाले में 2Q था, तो चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएंगे। एक से दूसरे में चार्ज फ्लो करेगा कब तक? जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएंगे। अब आप बताओ, जब पोटेंशियल सेम होंगे इसका मतलब कितना होगा? भाई जितना बाहर वाले का पोटेंशियल उतना अंदर वाले का, तो जब अंदर वाले का पोटेंशियल जितना बाहर वाले का जितना होगा वही अंदर वाले का हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? ये आपका 1/4πε0 Q/। क्लियर है? ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब उसके बाद आइए नेक्स्ट। द वेलोसिटी v acquired by a proton starting from rest and moving through a potential difference v is shown by the graph। देखो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन और क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस के साथ ग्राफ बनाना है। तो देखिए यहां पर जो वर्क डन है वो QV हो गया, और वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, QV हो गया, तो v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v आ गया बच्चा। तो ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? पैराबोला। ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? पैराबोला। स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ग्राफ बनेगा बच्चा पैराबोला। और एक बात आपको याद दिला दें, पैराबोला में क्या होता है? जिस वेरिएबल की पावर कम होती है ग्राफ उधर बेट होता है। तो किसका पोटेंशियल का पावर किसकी कम है? पोटेंशियल। तो ग्राफ विल बी पैराबोला। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय इक्वल्स टू ये दिया है 3i + 4yj। ठीक,
अब ये क्या पूछ रहा है, द पोटेंशियल एट पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट 2, 1 कहां पूछ रहा है 2, 1, ठीक है। एज्यूम पोटेंशियल एट ओरिजिन 0, V0 लेना है कहां पे 0, 0। अब देखिए बच्चा, यहां बहुत सिंपल सा तरीका होता है, dv इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr, इसका इंटीग्रेशन V1 से V2, इसका R1 से R2, ये आएगा V2 यानी कि V माइनस E कितना है 3i कैप प्लस, और ये कितना आ गया बताइए 4j कैप, आ जाएगा कि नहीं, यहां पर आ जाएगा 4j कैप, ठीक। और डॉट ये कितना आ गया, ये हमारा आ जाएगा, हाँ ये हो गया dx i कैप प्लस dy j कैप, आ जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0, 0 से और 2, 1, ये देख v इक्वल्स टू माइनस 3x और प्लस 4y, यही तो आएगा कि नहीं आएगा, बोलो 3 क्या है x और y भी था यहाँ पे, ये आपका y भी था, तो ये आ जाएगा 4y j कैप, और ये हो गया dx i कैप प्लस dy j कैप, तो ये आ जाएगा बेटा 4y स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक। कहां से कहां 0, 0 से और 2, 1 आगे। अब ये यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आ जाएगा v इक्वल्स टू माइनस 3, x की जगह 2 आ गया प्लस, यहां पर क्या है 2, 2 जा 4, तो ये आ गया 2 और y तो 1 है, तो यहां पर v इक्वल्स टू माइनस 8 वोल्ट। यहां पे 4y j कैप का ध्यान रखना, छूट ना जाए, ठीक। इंटीग्रेट करेंगे बेटा, ये 3i कैप है, ये dx, तो ये 3x आएगा, 4y है, ये dy। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये वह। अगला देखिए, n identical drops of mercury are charged simultaneously to 10 volt. When combined to form one large drop, the potential is found to be 40. The value of n is. आइए इसमें क्या करना है, यहां पर कह रहा है कि n ड्रॉप्स है। मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताया है, v डैश इक्वल्स टू n की पावर 2/3 इंटू v बताया है। v डैश क्या बताया है, n की पावर 2/3 v। अब ये आया 40, ये आया n की पावर 2/3 और v कितना दिया है, n दिया है। ये देखो यहां पर सबसे पहले इसका क्या लेना, n है, ये 4 है, ये आपका क्या है पावर 2/3 है, तो यहां पर इसका क्या करोगे बताओ, सॉल्व कर लोगे यहाँ पे, तो ये देखो n की पावर 2/3 है, तो यहाँ 3/2 करें, 4 की पावर 3/2, पावर पलट दिया तो उधर खत्म करना है, इधर पावर लगाना है तो पावर उल्टी कर दो। यहाँ क्या करोगे, ये आ जाएगा 2 की पावर 3, यानी कि नंबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो आंसर कितना हो गया 3rd, ठीक। उसके बाद आइए नेक्स्ट, in a region of space the electric field is given by, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 50 यूनिट, एरिया दिया है 50 यूनिट्स का, 50 यूनिट का एरिया है इन XZ प्लेन, कितने प्लेन पर XZ। देखो बच्चा, अगर प्लेन आप XZ बनाओगे, ये मान लो X, ये Y और ये Z, ये प्लेन, तो क्या होगा अगर XZ प्लेन बनाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो Y कंपोनेंट है वो इसको क्रॉस करेगा, करे तो Y कंपोनेंट कौन है 4 है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 50, तो ये हमारा 200 आ गया, कितना आ गया बेटा 200 आ गया, ठीक। तो ये हमारा 11 हो गया। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस
each of magnitude 1 microcoulomb separated by a distance of 2 centimeter, the maximum torque acting on the dipole in uniform electric field is। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 11, टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, ये होता है। मैक्सिमम लेंगे तो sin थीटा को 1 ले लेंगे, क्यों मैक्सिमम ले लेंगे बच्चा तो sin थीटा को 1 ले लेंगे। लेकिन सबसे पहले डाइपोल मोमेंट देख लो, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दो चार्ज है 1 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, तो ये 1 माइक्रोकूलम डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर -2 और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2 × 10⁵। क्लियर। तो टॉर्क बराबर कितना हो गया, ये देखो यहाँ पे -6 -2 8 और 5 3 आया, तो 4 × 10⁻³ वो भी किसमें माइनस न्यूटन मीटर। आ रहा समझ। सबसे पहले 10 की पावर को सॉल्व किया करो। सबसे पहला काम किसको सॉल्व करना है, 10 की पावर को सॉल्व करना है, सबसे पहला काम। अब उसके बाद आइए, 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ 9 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम are 10 centimeter apart. Work done in bringing them to separation of 4. Very good. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले जो सेपरेशन है, पहले सेपरेशन 10 सेंटीमीटर का है, बाद वाला सेपरेशन कितने का 4 का है। तो वर्क डन होता है चेंज इन एनर्जी। पहले वाली एनर्जी कितनी थी K Q1 Q2 अपॉन R1, ये कितनी K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस कर वर्क डन आ जाए कि नहीं, माइनस कर लेंगे क्या निकल आएगा तो वर्क डन आ जाए। ठीक, ये अब आइए नेक्स्ट बच्चा, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आ जाइए। क्या कह रहा है, अ थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r हैज अ चार्ज 2q, another charge q is placed at the center of shell, the electric potential at point p at a distance r/2 from the center of cell। एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है और इसकी रेडियस r, ठीक, चार्ज इसके ऊपर 2q दे रखा है और एक चार्ज हम लोगों ने शेल के सेंटर पे रखा है। ठीक, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point P at a distance r/2 from the center of shell। हमको यहाँ पर r/2 पर पोटेंशियल निकालना, कहाँ पे निकालना है r/2। तो पहले तो आप इस चार्ज का निकाल लो, ये क्या आएगा भाई K और Q अपॉन r/2 प्लस फिर इसके बाहर वाले का निकाल लो K 2Q अपॉन r, दोनों को ऐड कर दो तो K और 4Q अपॉन r आ जाएगा कि नहीं, K और 4Q अपॉन r हो जाएगा इसमें। ठीक, ये तरीका है। अब आई नेक्स्ट, 2 equal positive point charges Q are held at a fixed distance a apart. A point test charge is located in a plane that is normal to the line joining these charges and midway between them radius of circle in this plane for which force on the test particle is maximum। तो इसमें क्या हो रहा है कि फोर्स क्या होगी उसकी मैक्सिमम। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अब इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं ये दो चार्जेस हैं और दोनों के बीच का सेपरेशन जो दे रखा है A। अब इनके परपेंडिकुलर प्लेन पर यहां पर एक कोई तीसरा चार्ज रखा है ना, और दोनों के मिड में, ठीक, अब पॉइंट टेस्ट चार्ज एक हमने यहां रखा है। अब कह रहे हैं कि बताइए फोर्स मैक्सिमम है तो डिस्टेंस कितनी होगी। तो यहां क्या होगा, ये ऐसे और ये ऐसे, ये y ले लो, ये y2, ये y2, एक फोर्स इधर होगा, एक फोर्स इधर होगा, ये भी F, ये भी F, या इसको F1 ले लो, F2 ले लो, एंगल थीटा, एंगल थीटा, ये कितना हो गया, ये हो गया F1 प्लस F2 cos थीटा, ये देख
ये इधर, तो यहाँ जो टोटल फोर्स आएगा वो आएगा F1 प्लस F2 cos थीटा, और इसको जब आप मैक्सिमम फोर्स की बात करते हैं तो ये क्या निकलेगा, dF अपॉन डी थीटा 0 आ जाएगा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y इक्वल्स टू a अपॉन 2 रूट, ये आंसर आएगा। क्लियर, दिस इज द आंसर। ठीक, तो ये आपका मैक्सिमम है, दिस इज मैक्सिमम। ठीक, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन चांसेस कम है क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है। टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r and carry charge q and 3q respectively. Magnitude of electric field at point A and B at a distance x outside and inside from the surface of outer sphere is same. The value of x is. दो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेल है, एक ये अंदर है एक बाहर है। अंदर वाले की रेडियस r है, बाहर वाले की 2r है। इस पर चार्ज q है, इस पर चार्ज 3q है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A and B एट अ डिस्टेंस x आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर इज सेम। देन अब ये कह रहे हैं कि x डिस्टेंस, ये अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, यहां पर x डिस्टेंस, ये पॉइंट P1 ये पॉइंट P2 और दोनों की डिस्टेंस क्या है x। क्लियर है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A and B एट अ डिस्टेंस x आउटसाइड एंड इनसाइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर। ये देख यहां से x लेना है, ये x, और ये इधर से x लेना है। ठीक, अब देखो अंदर अगर ये x हो गया यहां से, तो ये देख 2r माइनस x, ये x में ये 2r माइनस x हो जाएगा। तो अंदर वाले का जो फील्ड होगा ये आएगा k q अपॉन 2r माइनस x, और यहां पर कितना होगा E2 बराबर k और 3q अपॉन, और ये होगा 2r, ये स्क्वायर लगेगा 2r प्लस, और ये होगा x का स्क्वायर। क्लियर भाई, देखो स्फीयर के बाहर गए तो अंदर वाले का तो कोई रोल होगा नहीं, और स्फीयर के अंदर जाओगे तो बाहर वाले का कोई रोल नहीं होगा। ये वैल्यू आ गई। अब दोनों आपस में इक्वल है। अब अगर दोनों आपस में इक्वल है तो कर दो, जैसे ही आप इक्वल करोगे तो q अपॉन और 2r माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर, और ये आएगा 3q अपॉन 2r प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ, x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, अंदर जो है क्या हो रहा है, टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग है, ध्यान रखिएगा। बाहर वाले का अंदर असर नहीं होगा, केवल इस चार्ज का इफेक्ट होगा 2r माइनस एक्स का स्क्वायर। बाहर कितना है 3q हमारा है, तो 3q का ये 2r प्लस एक्स हो गया, लेकर के सॉल्व कर डालिए इसको, तो यू विल गेट द वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद आइए नेक्स्ट, a conducting spherical shell of radius 10 cm carrying charge q, the electric potential at distance 5 and 8 and 10 from the center are v1 v2 and v3। तो आंसर बेटा क्या होगा, आंसर होगा थर्ड, क्योंकि अंदर जो पोटेंशियल होता है हर पॉइंट पर सेम होता है। अंदर जो पोटेंशियल होता है वो हर पॉइंट पर जो है वो सेम होता है, दैट इज ऑलवेज सेम। क्लियर, ये अब यहां क्या हो गया अगला, द अ पॉइंट चार्ज causes an electric flux of 4 into 10 to the power 3 to pass through a spherical Gaussian surface of radius 10 cm centered on the charge. If radius of sphere reduced to half, then the flux that would pass through the sphere is। तो देखो बेटा फ्लक्स जो होता है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे नहीं करता, वो डिपेंड करता चार्ज कितना अंदर है। तो आंसर कितना हो गया 4 into 10 to the power 3, आंसर थर्ड। ठीक, ये वैल्यू। अगला देखिए 18 वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मोशन इन 1D का है, देखो है ना। मैंने क्या बोला पिछले क्वेश्चन का आंसर समझ में आया, मैंने क्या बोला, साइज जो होती है उस पर डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स क्या होता है q अपॉन एप्सिलॉन।
चार्ज वही है, साइज कम ज्यादा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अगला, अ पेबल इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल ऑफ डेप्थ h, द स्प्लैश इज हर्ड आफ्टर टाइम t इफ c बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड देन। देखिए पेबल मतलब होता है पत्थर छोटा सा, इसको हमने गिराया तो गिरने का जो टाइम होगा अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, और साउंड के ऊपर जाने का टाइम कितना होगा h अपॉन सी। भाई साउंड में तो ग्रेविटी नहीं लगेगा ना, साउंड में तो ग्रेविटी लगेगा नहीं, ये है। अगला देखो, अ बॉडी कवर्स वन हाफ ऑफ इट्स जर्नी एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड नेक्स्ट हाफ एट 60, द एवरेज वेलोसिटी इज। तो क्या करेंगे भाई, यहां पर क्या हो रहा है 19 वाला क्वेश्चन देखिए, दो हाफ हैं, पहले हाफ में a b c, ये x बाई 2, ये x बाई 2, पहले में 40 है और दूसरे वाले में कितना है 50। एवरेज वेलोसिटी निकालना तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, क्या v एवरेज टू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आया 40, ये 50 अपॉन 90। सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 400 अपॉन 9 आएगा कि नहीं आएगा, तो आंसर आ जाएगा 44.4। अ बॉल इज ड्रॉप्ड, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक बॉल है उसको बिल्डिंग के टॉप से गिरा रहे हैं, एक बॉल है उसको बिल्डिंग के टॉप से गिरा रहे हैं, ये बिल्डिंग है इसके टॉप से गिरा रहे हैं, इसको बिल्डिंग के टॉप से गिरा रहे हैं, ठीक है। इसको हमने गिराया, गिराने के बाद क्या हुआ, इसको हमने ऊपर से गिराया और गिराने के बाद ये कह रहे हैं कि विंडो आ रही है, ये एक विंडो है, ये टॉप है ये बॉटम है और इसके बीच का जो टाइम है 0.5 सेकेंड है। क्या पूछ रहा है ये, है ना, ये पूछ रहा है कि बताइए VT और VB का रिलेशन क्या है, ये 3 मीटर लॉन्ग है तो ये VT है और ये VB है, इनका रिलेशन क्या होगा ये पूछा जा रहा है। टॉप पर वेलोसिटी VT, नीचे वाले पर VB। तो सबसे पहले तो एक काम करो, VB माइनस VT इक्वल टू 80 होता है, तो G इंटू T 0.5, तो ये 5 आ जाएगा कि नहीं भाई, V बराबर U प्लस 80 होता है, U वाला क्या हो गया टॉप वाला। उसके बाद ये लगा दो VB स्क्वायर माइनस VT स्क्वायर इक्वल्स टू 2G10 और हाइट 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 60 आए। अब इसको क्या लिखा जा सकता है VB माइनस VT और इसको VB प्लस VT, ये 60, तो यहां पर कितना हो गया 5 VB प्लस VT इज इक्वल टू 60, तो VB प्लस VT इज इक्वल टू 12, ये हो गया। अब इसके बाद आ रहा है, a stone falls freely from rest and the total distance covered by it in the last second of its motion equals the distance covered by it in the first 3 seconds. The stone remains in the air for। तो देखो लास्ट वाले में मैंने बोला nth लगता है, लास्ट सेकंड का मतलब nth लगता है, nth सेकंड बोला जाता है उसको, ठीक है। ये यहां पर उन्होंने बोला क्वेश्चन नंबर 21 है ना, एस nth यानी कि एस nth जो है वो फर्स्ट 3 सेकंड के बराबर, एस 3 सेकंड के बराबर, तो 3 सेकंड का निकाल लो, हाफ जी, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 5, तो ये कितने मीटर हो गया 45 मीटर हो गया, क्लियर। अब ये कह रहा कि रिमेन कितनी देर रहे, कितनी देर हवा में रहेगा, तो यहां पे क्या करोगे भाई, लगा दो एस nth का फॉर्मूला, क्या हो गया U प्लस हाफ ए और 2n माइनस 1, तो ये आ गया 45 मीटर, ये 0 हाफ G और 2n माइनस 1, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, तो 9 बराबर 2n माइनस 1, 2n बराबर 10, तो n बराबर 5 हो गया कि नहीं, ये वैल्यू। A body is thrown up vertically from the ground
with a velocity r and another body b is simultaneously drop from height h. They meet at h by 2, then h should be equal to, ठीक है ना, u should be equal to, ठीक है ना, ये velocity should be equal. ये सबसे पहले एक बॉडी को क्या किया गया है, ऊपर की तरफ फेंका गया है और उसको गिराया गया. ये देखो, एक बॉडी को गिराया गया है बेटा ऊपर से और एक को नीचे से फेंका गया, u है. ये लोग h/2 पर मिल रहे हैं, h/2 पर मिल रहे हैं. तो अगर h/2 पर मिल रहे हैं तो दोनों का टाइम सेम होगा. और मैंने टाइम निकालना बताया है, मैंने कहा था टोटल हाइट अपॉन u1 प्लस u2. तो टोटल हाइट अपॉन 0 प्लस u, तो h अपॉन u टाइम आ गया. अब ये देखो ऊपर से ले लो, h/2 हाफ g और t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर करोगे तो h स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर आ जाएगा. अब ये क्या मिला भाई, 2 से 2 कट गया, h से h कट गया, तो u स्क्वायर क्या हो गया, gh. तो u कितना मिल गया, √gh. आ जाएगा कि नहीं. यहां पर क्या पूछ रहा है, a body is thrown vertically from the ground with a velocity and another body b is dropped. They meet at height h/2. तो h/2 तो बाद की बात, ये तो बाद में देखेंगे. पहले ये देखो कि t का फॉर्मूला h अपॉन u1 प्लस u2, तो h अपॉन u आ गया. अब ये देखो h/2 हाफ g t स्क्वायर, तो हाफ g h अपॉन u का स्क्वायर, यहां से कैंसिल कर दो तो u कितना हो गया, √gh. आ गया कि नहीं आ गया, तो √gh ये आंसर हो जाएगा. अगला देखिए, a particle moves in a straight line with a constant acceleration. It changes its velocity from 10 to 20 while passing through a distance इतने. The value of t is. अब यहां पर देखो डिस्टेंस दे रखी है और पूछ टाइम रहा, तो यहां पर आपको करना क्या पड़ेगा, ये देखो यहां पर सबसे पहले v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, तो ये आएगा 400 माइनस 100 इक्वल्स टू 2, और a हमें पता नहीं, ये कितना है 135 आ जाएगा. तो ये आएगा देखो 300, ये आएगा कितना, ये आपका 270 आएगा. तो a कितना निकला 300 अपॉन 270. ये तुम्हारा क्या निकल आया बताओ, a निकल आया. अब उसके बाद क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ t बताइए. तो यहां पे क्या करोगे, v इक्वल्स टू u प्लस 80, तो 20, ये 10 प्लस a कितना है 300 अपॉन 270 इंटू t, ये आ जाएगा. ये कितना निकला, इधर ले आओ तो 10 इक्वल टू ये 30 अपॉन 2070, ये कैंसिल, 3 9 जा 27, तो t इक्वल टू 9. आंसर ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक. अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, अ बैलून A balloon is going upward with a velocity 12. It releases a packet when it is at a height 65 meter from the ground. How much time the packet will take to reach the ground? बहुत बढ़िया क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24. एक बैलून देखो ऊपर की तरफ जा रहा है. जब ये 65 मीटर पर है तो एक इसने पैकेट गिराया, तो ये पैकेट बेटा थोड़ा देर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा. ठीक है ना, पैकेट सीधा सीधा नीचे नहीं आएगा, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे. तो इसमें जो इक्वेशन लगेगी माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, 65 माइनस 12t प्लस हाफ g10 इंटू टी स्क्वायर. टी सॉल्व कर देंगे तो 5 सेकेंड आंसर, ये वैल्यू. अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें. A 10 gram is dropped from the cliff 100 meter high simultaneously. A bullet of mass 10 gram is fired from the foot of the cliff upward with velocity 100. Bullet and wooden block will meet. Very good. Again the देखो question is repeated. टाइम का फॉर्मूला मैंने बोला h अपॉन u1 प्लस u2. तो h कितना हो गया बताओ
100 मीटर हो गया। u1 कितना है बताओ, u1 आपका 0 और u2 कितना है 100, तो टाइम 1 सेकेंड, ये आंसर। अगला, 2 balls are projected, है ना, 2 balls are projected simultaneously with the same speed from the top of tower, one vertically upward and the other vertically downward. They reach the ground in time 9 seconds and 4 seconds respectively. Height of the tower is, height of the tower पूछ रहा है, टावर की जो हाइट है वो पूछी जा रही है। ये क्या कह रहा है, देख यहां पर 2 balls are projected simultaneously with the same speed from the top of tower। एक को देखो वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, तो जब आप वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हो थोड़ी देर के बाद नीचे आता है, और जब आप डाउनवर्ड फेंकते हो तो क्या होता है, ये सीधे सीधे नीचे आ जाता है। क्लियर। अब यहां पर जो है हाइट ऑफ दी टावर, तो h का फॉर्मूला बेटा हाफ जी t1 t2 होता है, तो ये आएगा हाफ g10, और एक टाइम कितना है 9 है और एक टाइम 4 है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा 2 आ जाएगा कि नहीं, तो 9 इंटू कितना है 9 इंटू 20 180 मीटर। क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, h का फॉर्मूला हाफ जी t1 t2। अगला ये क्वेश्चन नंबर 27, ठीक, क्या कह रहा है, बॉडी ऑफ मास 3 kg falls from the multi-story building 100 meter high and buries itself 2 meter deep. The time of penetration, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये ऊपर से गिराया, ये देखो, इसके बाद ये पेनिट्रेट कर रही है कितने मीटर तक, 2 मीटर तक। यहां पर सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लो, अंडर रूट ऑफ ये आएगा 2gh, ये आएगा 2g10, हाइट कितने मीटर है 100 मीटर है, ठीक। द टाइम ऑफ पेनिट्रेशन इज, कितनी देर ये पेनिट्रेट करेगी, तो इसमें सबसे पहले बेटा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये लगा दो तो a निकलेगा, फाइनल हो गया 0, इनिशियल का स्क्वायर कर दो, ये कितना है 100, 2000, तो ये आएगा 2000, 2 a पता नहीं, s कितना है 2 मीटर है, तो ये a निकलेगा माइनस का 500 निकलेगा। अब दोबारा क्या लगा दोगे, v इक्वल टू u प्लस 80 लगा दो, फाइनल 0, इनिशियल आएगा अंडर रूट ऑफ 2000 और माइनस 500 इंटू टी, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला देख, रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड एंड मूव्स विद नेट एक्सेलरेशन 20। आफ्टर 1 मिनट द फ्यूल इज एग्जॉस्टेड, टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर द फ्यूल इज एग्जॉस्टेड। फ्यूल खत्म होने के बाद कितना टाइम इसको ऊपर पहुंचने में लगेगा, ठीक। तो यहां देखिए क्या हो रहा है कि ये पहले 20 तक एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो अगर 20 से जा रहा है तो यहां v निकाल लो, v इक्वल टू u प्लस 80 होता है, तो a हो गया 20 टाइम 1 मिनट, तो ये 1200 हो गया मीटर पर सेकंड। अब आगे रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन होगा तो क्या होगा, यहां जाकर के फाइनल वेलोसिटी 0, अब v इक्वल्स टू u माइनस gt लगा, फाइनल 0, इनिशियल 1200, g10t, तो 10t बराबर 1200, कैंसिल हो गया, तो t बराबर 120 सेकेंड, या कह सकते हैं 2 मिनट, ठीक। अब आइए 29, a boy releases a ball from the top of building, it will clear a window 2 meter high at a distance 10 meter below the top। इसी टाइप के क्वेश्चन अभी और किया था हम लोगों ने, एक बॉय है, उसने इसको गिराया, ड्रॉप किया, अब ये देखो ऊपर से 10 मीटर नीचे एक विंडो है 2 मीटर वाली, अब पूछ रहा है कि बताइए कितनी देर में क्रॉस करेगा, तो बहुत आसान है, यहां तक का टाइम निकालो, यहां तक का टाइम निकालो, ये आपका t1, ये t2, तो पहली बार में 10 मीटर हाफ g10 और t1 का स्क्वायर, दूसरी बार में कितना हो जाएगा 10 और 2 12 मीटर हाफ g और t2 का स्क्वायर,
और बाद में t2 माइनस t1 कर दो, आंसर आ गया कि नहीं आ गया? ये वैल्यू आ गई। ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30। A body starts from rest and falls vertically from a height of 19.6, then the distance traveled by the body in last 0.1 second. Very good. ये कह रहे हैं कि लास्ट 0.1 सेकेंड में कितना मोशन करेगी। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं। हाइट है 19.6, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन लास्ट 0.1 सेकेंड। तो देखो यहां पर सबसे पहले हाइट दे रखी है 19.6, तो टोटल टाइम निकालो अंडर रूट ऑफ 2h/g, यही तो होता है। तो t बराबर अंडर रूट ऑफ 2, 19.6 ये 9.8 ये 2, तो t बराबर 2 सेकेंड आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको क्या करना है, ये करना है कि बताइए लास्ट सेकेंड 0.1 सेकेंड में कितना ये कवर करेगी। तो भाई देखो सिंपल जो तरीका सिंपल है कि भाई टोटल आपका 19.6 है और इसमें टाइम 2 सेकेंड का लग रहा है, तो इसके पहले अगर 0.1 करोगे तो 1.9 सेकेंड होगा। तो एक हाइट निकाल लो आप, कौन सी वाली, हाफ जी इंटू 1.9 का स्क्वायर, ये तुम्हारी हाइट आ गई। इसको माइनस कर दो टोटल में से, तो ये वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? लास्ट सेकेंड में कितना कवर करेगा, ये क्या हो गया भाई 1.9 है, 1.9 का स्क्वायर है, याद रहेगा भाई। टोटल कितने सेकेंड का आ रहा है, 2 सेकेंड का आ रहा है, तो 2 सेकेंड में कितना कवर किया 19.6। लास्ट के 0.1 सेकेंड पूछ रहा है, तो अगर लास्ट के 0.1 सेकेंड का होगा तो वो कर लो। दूसरा तरीका क्या है बच्चा इसमें, दूसरा तरीका है कि 0.1 के इंटरवल ले लो। पहले 0.1 में जो कवर करेगा उसको लेते चले जाओ आखिरी तक। भाई 0.1 के इंटरवल ले लो, ऑड मल्टीपल्स में चलते हैं, तो हम उससे भी पता कर सकते हैं कि कौन से नंबर का वहां पर डिस्टेंस आएगा। क्यों भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, पहले में 1 मीटर तो दूसरे में 3, अगले में 5, तो कौन से नंबर वाला है वो अपने को पता चल जाएगा। जैसे 0.1 के हम टोटल ले लें, तो यहाँ पर 20 इंटू 0.1 करोगे तो 20 तुम्हारे क्या बनेंगे बताओ, इंटरवल बनेंगे 0.1 वाले, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो 20 नंबर वाली टर्म आप देख लो भाई, 20 नंबर वाली जो टर्म है वो देख लो। पहले नंबर वाली टर्म हम कैलकुलेट कर लेंगे, और कौन से नंबर वाली, जैसे पहले नंबर वाली टर्म लेनी है तो हाफ g10 और 0.1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 5, तो ये कितना आएगा 5 इंटू 0.01, तो पहले में 0.05 मीटर आया, पहले में कितना आया 0.05 मीटर आ गया, पहले 0.1 में आ गया कि नहीं आ गया? अब पहले में तो ये आ गया, अब 19वें नंबर में क्या आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म जो होती है u प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये लगा तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ पर a प्लस क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी आ जाएगा आपका। तो सीधे सीधे आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, वैल्यू आ जाएगी। ठीक, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे सॉल्व करोगे आसान करोगे। Drops of water fall from the roof of building 9 meter high. The first drop reaching the ground at the same instant, fourth start to fall. What are the distances of second and third? तो इसका मैंने डायरेक्ट तरीका बताया है। तरीका क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पर nth नंबर की ड्रॉप फॉल हो रही, ये देखो 9 मीटर के इंटरवल में है, ठीक, बिल्डिंग आपकी 9 मीटर की, क्वेश्चन नंबर 30। तो टोटल टाइम निकाल लो, टोटल टाइम निकाल लो अंडर रूट ऑफ 2h/g। क्लियर, रेगुलर इंटरवल है। अच्छा ये कर लो चाहे 1 2 3 4 ऐसे करो, आसान पड़ेगा। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, अब ये टी ये टी ये टी, तो उसने पूछा सेकेंड और फोर्थ कहां पे है, तो सेकेंड वाली क्या हो गई हाफ जी इंटू 2 का स्क्वायर, और उसके बाद कौन सी पूछ रहा है, वो पूछ रहा है थर्ड वाली, तो ये आएगा हाफ जी और क्या हो जाएगा हाफ जी टी, ये हो जाएगा। अब देखो टोटल इंटरवल कितना है, टी 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 करके है, तो 9 मीटर है, हाफ g10 और 3t का क्या होगा स्क्वायर, यहां से देखो t मिल जाएगा,
मिल जाएगा। ये देखो 5 आया तो ये आया 9/5 और ये कितना होगा 9t², 9 9 कट गया, t² 1/5 रखते चले जाओ आंसर आ जाएगा। तो एक का 1 मीटर आएगा। देखो एक में रख के दिखा देना, हाफ g10 और 1/5, 5 2 जा 10 तो 1 मीटर आएगा। तो एक का 1 है तो दूसरे का 4 आ जाएगा। ठीक। A ball is brought from a great height, falls freely towards the earth. Another body is released from the same height exactly 1 second later. The separation between the two bodies 2 seconds after the release of the second body. अब इसके दो तरीके हैं, आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। ओरली आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमको पता है कि लगातार जो सेकंड होते हैं उनके जो डिस्टेंसेस होते हैं वो ऑड नंबर में होते हैं। क्लियर है? तो a ball is dropped from great height, falls freely towards the another body is released after 1 second बाद। तो ये देखो जो पहली वाली बॉडी है वो पहले सेकंड में कितना चलेगी बताओ? हाफ gt² लगा, t की जगह 1 तो 5 मीटर। पहले में 5, अगले में कितना 15, अगले में कितना 25, अगले में कितना भाई 1 3 5, फिर 7 35, फिर 9 45। यही तो होगा कि नहीं होगा? दूसरी वाली बॉडी जो है 1 सेकंड बाद चली है। अब दूसरी वाली बॉडी 1 सेकंड बाद चली है ना? अब उसने पूछा क्या है? द सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज 2 सेकंड आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकंड बॉडी। तो दूसरी वाली बॉडी के 2 सेकंड तो पहले का 3 सेकंड, तो पहले का 3 सेकंड मतलब क्या हो गया? पहले का जो 3 सेकंड है भाई 1 सेकंड में ये चली, दूसरे में ये चली, तीसरे में कितना चली बताओ? 25 मीटर चली। क्लियर हो रहा है कि नहीं? और इसने पूछा वन रिलीज फ्रॉम द हाइट एग्जैक्टली 1 सेकंड लेटर। अब देख रहे हो यहां पर जो दूसरी वाली बॉडी है द सेपरेशन टू द सेकंड आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकंड बॉडी, सेकंड वाली बॉडी के रिलीज के 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद मतलब उसके 2 सेकंड, तो उसके 2 सेकंड में कितना चली वो 15 मीटर। तो दोनों के बीच का गैप निकला। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हो कि पहले वाली बॉडी अगर मान लो गिराई गई है ना, और उसके 1 सेकंड बाद दूसरी वाली गिराई गई है 1 सेकंड बाद। क्लियर है? तो 1 सेकंड है। यहां पर एक बॉडी जो गिराई गई उसके 1 सेकंड बाद दूसरी गिराई गई है, तो पहले का अगर t है तो दूसरे का कितना होगा? t-1 होगा। क्लियर हो रहा? अब जैसे मान लो उसने बोला 2 सेकंड इसका है तो उसके 3 सेकंड हो गए, तो 3 सेकंड में 45 मीटर, 2 सेकंड में कितने? 2 सेकंड में कितने? देखो पहले वाले के 3 सेकंड हो गए, तो पहले वाले के 3 सेकंड हो गए, तो 3 सेकंड में आया हाफ जी और 9, तो ये हो गया 45 मीटर। आ गया कि नहीं आ? और दूसरे वाले का कितना है? 2 सेकंड है। दूसरे वाले का कितना सेकंड है? 2 सेकंड है, तो ये कितना आएगा? हाफ g10 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 20 मीटर। दोनों का गैप ले, 25 मीटर आया कि नहीं आया? दोनों का गैप 25 मीटर आ गया। अगला देखिए, a rifle bullet loses 1/20 of velocity in passing through a plane. The least number of such planes required to just stop the bullet is. ठीक? तो यहां पर क्या हो रहा है? एक प्लैंक है और उसके बाद ये डिस्टेंस x, राइफल की बुलेट आ रही, ये v है, और निकलते समय 1/20 उसने लूज कर दिया है, तो 19v/ क्या होगा? 20 आ जाएगा। बचेगा कितना? 19v/20। अब ये देखो यहां लगा दो v² - u² = 2ax आ गया। अब यहां क्या करोगे बताओ? है 19v/20 का स्क्वायर माइनस v² 2ax, फाइनल 0 v², ये आएगा 2ax डैश, डिवाइड कर दो x डैश अपॉन x, ये नंबर निकाल। तो ये आपका 10 से ऊपर आएगा, तो आंसर आएगा 11। ठीक, ये वैल्यू है, डिवाइड कर लो ना इसको। जैसे ही आप डिवाइड करोगे ये आएगा 19 का स्क्वायर अपॉन ये क्या होगा 20 का स्क्वायर, है ना, 1 माइनस इक्वल टू ये आएगा x अपॉन x डैश, ये आएगा 400 माइनस ये आएगा कितना बोलो, ये आ जाएगा आपका 3 और कितना होता है 19 का स्क्वायर, अभी भूल गए 19 का स्क्वायर 361, तो ये हो गया 361
अपॉन 20 का स्क्वायर 400, x अपॉन एक्स डैश, तो एक्स डैश आएगा 400 अपॉन 39, तो ये ग्रेटर देन 10 आए, तो आंसर 11। ठीक, अब उसके बाद आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34। ये दिया है a बराबर 60 प्लस 5, इट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 सेकेंड। तो दो बार इसको इंटीग्रेट कर दिया। पहली बार में dv बाई dt 60 प्लस 5, तो dv बराबर 60 प्लस 5 dt, इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा 6 t स्क्वायर बाई 2 और 5t, ये आया ds बाई dt 6t स्क्वायर बाई 2 प्लस 5t आ गया। ये यहाँ पर क्या आएगा, ds बराबर ये हो गया आपका 3 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 3t स्क्वायर प्लस 5t और dt आएगा। अब इसको आप क्या करो बताओ, इंटीग्रेट कर दो, क्या होगा s इक्वल्स टू ये आएगा 3 t की पावर 3 अपॉन कितना होगा है 3 आ जाए प्लस 5 t स्क्वायर बाई कैंसिल, तो अब ये वैल्यू रख दो, फर्स्ट 1 सेकेंड की बात हो रही है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 5 बाई 2, तो ये आएगा 3.5 मीटर। फिर से देख, एस्लेशन दिया है ना, एस्लेशन से पहले वेलोसिटी फिर आपका डिस्प्लेसमेंट, एक बार में कुछ नहीं होता। और इंटीग्रेशन डिफरेंस इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला लगाओगे x टू दी पावर n dx, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, ये वैल्यू। ठीक, अब उसके बाद आइए, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स वेलोसिटी v with uniform acceleration a, then it comes to a stop with uniform retardation beta. Uniform retardation beta. The average velocity of the car is, क्या क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 35। अगर मान लीजिए ये ऐसे जा रहे हैं u0, पहले एस्लेशन ये मान लो ये b और ये c, ठीक, तो पहले अल्फा फिर बीटा, यही तो हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, यूनिफॉर्म एस्लेशन पहले अल्फा फिर बीटा, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, तो यहाँ पहले वेलोसिटी बढ़ती है फिर घटती है, और टोटल टाइम मान लीजिए t है, तो ये जो v होता है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। तो यहाँ जब एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो ये क्या होगा, अच्छा एक बात और, जो डिस्टेंस निकलती है हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, तो जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर अपॉन टी कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, तो ये हमारा v बाई 2 हो गया। फिर मैं याद दिला दूं, पहले एस्लेशन फिर रिटार्डेशन, तो जो v निकल के आता है मैक्सिमम वो ये होता है और डिस्टेंस ये होता है। इसको याद रखने का तरीका देखो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो a की जगह क्या लिखा है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कि नहीं, ये वैल्यू है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाओ। यहां पर क्या हो गया भाई, यहां पर क्वेश्चन क्या है, यहां पर ये दो लाइन है, ये आपका A है और ये B, ये एंगल यहाँ पे अल्फा है, इसको इधर मूव कराना जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं कि बताइए B वाले की क्या वेलोसिटी होगी। ये कौन है,
ए है, ये कौन है बी, ये कौन है एक्स, ये कौन है वाई, ये आसान तरीका बताते हैं। इधर की तरफ इसका कंपोनेंट तोड़ लो, v cos अल्फा, ये कौन लिखा है 90 माइनस अल्फा, इसका कौन सा है मान लो v डैश, तो ये कितना हो गया 90 माइनस अल्फा, तो ये v डैश कौन है cos 90 माइनस अल्फा, तो यहाँ क्या मिलेगा बताओ, v cos अल्फा बराबर v डैश साइन अल्फा, तो v डैश बराबर है v cot अल्फा। क्लियर, v डैश बराबर क्या है v cot अल्फा, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, v डैश इक्वल्स टू क्या है v cot अल्फा। ये सॉल्व कर लीजिए आंसर। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आपका 37, क्वेश्चन नंबर जो है 37। A body is projected vertically upward the times corresponding to height h while ascending and while descending are t1 and t2 respectively, then value of velocity of projection। बॉडी को आपने ऊपर फेंका, किसी भी हाइट पर दो बार दिखती है, एक बार जाते समय एक बार आते समय, ये हाइट h। अब ये देख यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो h की क्या इक्वेशन है ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो ये आएगा 2h 2ut माइनस gt स्क्वायर, तो यहां से क्या हो गया gt स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 2ut प्लस 2h बराबर 0। अब यहां से t के दो आंसर आते हैं, एक t1 एक t2। अगर हम t1 प्लस t2 करेंगे तो ये आता है 2u बाई जी, तो यहां से u निकल के आता है हाफ g t1 प्लस t2। एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके दो रूट होते हैं। क्लियर, ये अगला देखिए, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कवर अ डिस्टेंस x1 इन द थर्ड सेकंड, x2 इन द फिफ्थ सेकंड, द रेशियो ऑफ x1 x2। बहुत आसान है ना, 1 3 5 9 होता है कि नहीं होता, डिवाइड कर दीजिए वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेशियो आ जाएगा थर्ड सेकंड में और फिफ्थ सेकंड में रेशियो निकल आएगा। अगला देखिए क्या है, बॉडी स्टार्ट हो रही रेस्ट से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर हो रहा है, अ बॉडी कवर्स फर्स्ट 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विद वेलोसिटी 2, नेक्स्ट 1/3 इतना एंड लास्ट वाली 6 एवरेज वेलोसिटी। तो भाई एवरेज वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो क्या करेंगे बताइए, अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इसका देखो तरीका, क्वेश्चन नंबर 39 ये होता है एवरेज वेलोसिटी n अपॉन 1 अपॉन v1 1 अपॉन v2 एंड सो ऑन। तो ये 3 लगा दो यहाँ, 3 अपॉन 1 अपॉन 2, 1 अपॉन कितना है बोलिए 3 प्लस 1 अपॉन 6, एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 3 इंटू 6 ऊपर, तो यहाँ 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये आया 18 अपॉन 3 2 5 1 6, तो 3 आ गया आंसर। सेम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। अगला देखिए 41, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम हाइट h एंड अनदर बॉल फ्रॉम हाइट 2h, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द टू बॉल। तो टाइम होता है अंडर रूट ऑफ 2h बाई g, तो रूट 2 आ जाएगा 1:√2। 42, बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू लेक, हाइट इतने मीटर, it hits the water and sinks to the bottom with uniform velocity, it reaches the bottom in 6 seconds after it was dropped, how deep is the lake। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले ही क्या हुई है, ऊपर से गिराई गई, यहां तक का टाइम कितना हो गया √2h बाई जी, और यहाँ वेलोसिटी कितनी है √2gh। उसके बाद यहाँ पर टाइम कितना होगा, ये टाइम होगा है ना, बोलो डिस्टेंस डेप्थ ले लो अपॉन √2gh, दोनों को ऐड कर दो टोटल टाइम आ जाएगा। अब भाई वैल्यू रख दी जाए है
यहाँ पे टोटल 6 सेकेंड है। ठीक, अब क्या दे रखा है, पहली बार में अंडर रूट ऑफ 2, हाइट कितनी है 4.9 और जी 9.8 हो गया, प्लस अब डेप्थ पूछ रहा है तो डी निकालना अपॉन अंडर रूट ऑफ 2gh टू 9.8, हाइट 4.9, सॉल्व कर लो तो 6 बराबर ये 1 आएगा, प्लस डी अपॉन ये कितना आएगा 9.8, तो डी बराबर कितना होगा 9.8 इंटू 5, ये वैल्यू 49 मीटर। ठीक, तो ये हो गया 40। अब आइए, 4 particles each having a charge q are placed at the 4 vertices of regular hexagon. The electric field at the center of hexagon would be, तो देखो दो कॉर्नर खाली है, तो दो कॉर्नर खाली हैं तो दो चार्जेस का फील्ड होगा, बाकी दो बेकार हो जाएंगे। जितने कॉर्नर खाली होते हैं उतने चार्ज लिए जाते हैं, ध्यान रखें, जितने कॉर्नर खाली होंगे उतने चार्ज को लेते हैं। ये देखो ये Q, ये Q, ये Q, ये Q, ये Q, ये Q, ये दोनों गायब हैं। अब देखो ये दोनों तो कैंसिल कर देंगे, इसका जो फील्ड है वो होगा, इसका होगा, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, काम खत्म। तो कितना आ जाएगा 1/4πε0 √3q अपॉन a स्क्वायर, इन्हीं दोनों का दो होगा, ये a है ये भी a है, तो कोई भी एक फील्ड निकालोगे 1/4πε0 q अपॉन a स्क्वायर, एंगल कितने डिग्री है 60, तो पीछे √3 लग जाता है। 90 में क्या लगता है √2 लगता है, 60 में √3 लगता है, 120 में सेम होता है। The minimum possible electrostatic force between 2 points objects placed at a separation of 1 centimeter, बहुत आसान क्वेश्चन, मिनिमम पूछा गया है तो इसका मतलब जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का ले लेना है। चार्ज किसका ले लेना है 1 इलेक्ट्रॉन। फोर्स का क्या फॉर्मूला 9 × 10⁻⁹ और 1 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर 1.6 सॉरी, और सेपरेशन 1 है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 44। एचसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 8वां है। अब 45, द फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज इज फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, बिल्कुल नहीं करता, म्यूचुअल होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ठीक, याद रहेगा कि two equal positive charges are kept at point A and B. Electric potential at a point A and B is studied while moving A to B. The potential है ना, यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज ये, एक पॉजिटिव चार्ज ये। अब ये देखो, इनसे तुम क्या करोगे, इधर की तरफ जा रहे हो कि नहीं जा रहे, एक से दूसरे की तरफ जा रहे हो, तो कह रहे पोटेंशियल क्या होगा, तो पहले डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज होगा। क्यों, बीच में जाकर के मिनिमम पोटेंशियल होता है, ध्यान रखिए, बीच में जाकर के मिनिमम पोटेंशियल होगा, पहले डिक्रीज देन इंक्रीजेस। टू, भाई देखो जितना तुम चार्ज के करीब जाते हो उतना पोटेंशियल बढ़ता है और जितना चार्ज से दूर जाओगे उतना कम होगा। तो मिडवे में क्या है, दोनों से तुम बराबर दूर हो, जब किसी एक की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। Two insulating small spheres are rubbed against each other and placed 3 cm apart. They attract each other with a force of इतने, then number of electrons transferred from one sphere to other। भाई ये क्वेश्चन लंबा है, आपने रब किया, रब करने का मतलब पहले चार्ज निकाल, तो फोर्स कितना लग रहा है 0.256 9 × 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर अपॉन, और 3 है तो 9 × 10⁻⁻4, यहाँ से Q निकल आएगा बेटा, और Q का फॉर्मूला क्या होता है Ne होता है, लगा दिया जाए इसको। चलिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 से 9 कट गया, ये -4 है तो 10⁻, क्या होगा 30, ऊपर चला गया, तो Q स्क्वायर ये कितना हो गया 0.256 और ये हो गया 10⁻30। आ गया कि नहीं आ, अब इसमें देखो 3 जीरो खत्म कर दो तो 10 बचेगा, आएगा कि नहीं। तो ये देखो Q = 16 और 10⁻ कितना आ जाएगा 5 आ गया, और ये Ne होता है तो 1.6 10⁻⁻19, तो 16 × 10⁵, ये आएगा देखो 10, ये देखो ये उधर जाएगा तो 24 और एक क्या हो जाएगा वैल्यू आ जाएगी
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर 10 टू दी पावर -4 है, ये 9 था, तो 9 4 13, यही वैल्यू तो आ रही है कि नहीं आ रहा? और उसके बाद q इक्वल टू क्या लगा दिया, n ही लगा दिया, है ना? तो यहाँ से q स्क्वायर मिल गया। तो ये तुम्हारा q स्क्वायर की क्या वैल्यू मिली, 10 टू दी पावर कितना था, ये 13 था ना, इधर जाकर के -13 होगा, तो ये बढ़ करके -16 होगा, -16 होगा तो 8 हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन गलत होने जा रही थी लेकिन रुक गई मामला यहाँ पे। तो अब ये कितना हो गया, 10 टू दी पावर 8 आएगा, उसी हिसाब से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू है, तो ये 10 हो गया और उसी हिसाब से वैल्यू आ गई, -12 में +12 आ गया। ठीक, तो आंसर क्या हो गया इसमें, सीधा सीधा आपका आ गया 1 × 10⁻12। 3 charges are arranged on the vertices of equilateral triangle. The dipole moment of the combination. बहुत आसान है। यहां पर माइनस कितना है, 3q है, ये आपका 2q है, ये आपका q है। ये देख यहां पर अलग अलग कर लो, -2q + 2 अलग करें तो एक डायपोल मोमेंट हो गया QA और एक हो गया 2QA, दोनों के बीच का एंगल 60। सॉल्व कर तो डायपोल मोमेंट कितना है, √QA का स्क्वायर प्लस ये आएगा 4QA², है ना, या ऐसे लिख लो 2QA का स्क्वायर प्लस 2 और ये आएगा QA और 2QA, आंसर। ठीक, अगला देखिए इसमें क्या हो रहा है। नेक्स्ट, a thin metallic spherical shell contains a charge Q on it. A point charge Q is placed at the center of shell and charge Q1 is placed outside it as shown in the figure. The force on the charge at the center due to the shell is, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या होगा, एक्चुअली शेल में होगा इंडक्शन, शेल में क्या होगा, इंडक्शन होगा भाई, शेल में क्या होगा, इंडक्शन। ये देख ये -Q1 और यहां पर Q है। अब ये देख ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, लेकिन कंडक्टिंग शेल रख दी तो नेट फोर्स 0, तो एक फोर्स इधर आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल, नहीं समझ, ये शेल ना होती तो ये तो अट्रैक्ट कर रहे थे ना, शेल आ गई, अट्रैक्शन खत्म, फोर्स राइट में, तो टुवर्ड्स राइट। ठीक, in a certain region of space electric field is along z direction. The magnitude of electric field is however not constant but increases uniformly along positive z direction, rate of इतने, force experienced by the dipole of the dipole moment। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है, इसमें सीधे p और e मल्टीप्लाई कर दिया करो, आंसर आ जाता है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, इसमें सीधे मल्टीप्लाई कर दिया करो, आंसर आ जाता है। अब कैसे किया जाता है मैं ये बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्या है कि जैसे ये डायपोल रखा है, यहां पर जो चार्ज है इस पर फोर्स कितना लगेगा, QE1, इस वाले पर कितना लगेगा, QE2 लगेगा। तो यहां पर क्या हो गया, नेट फोर्स होता है, ये डिस्टेंस बीच की मान लो 2L, तो जो नेट फोर्स होता है वो Q कॉमन है और E1 - E2 है या E2 - E1, उसका मॉडुलेट। अब वो जो वैल्यू बदल रही है वो कितना हो रहा है, कितने, इतने न्यूटन पर मीटर बदल रही है, समझ रहे हो ना, इतने न्यूटन पर कूलम मीटर बदल रही है। और जो डायपोल हमारा है ना, दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा बताइए, 0.2 है यहां पर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डिस्टेंस बदली, देखो क्या क्या दिया, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉट इतना, पॉजिटिव रेट ऑफ 10 टू द पावर 6, कितनी बदल रही है, 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम पर मीटर बदल रही है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट। अब ये देख यहां पर क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है पर मीटर, अब अगर 2L है तो कितना बदल जाएगा, 10 टू दी पावर 6 × 2L बदल जाएगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो इतना बदल गया और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, Q से, आंसर आ जाएगा। आ रहा समझ में नहीं, सीधा सीधा। तो ये तरीका इसका होता है। ठीक, तो 10 टू दी पावर माइनस यहाँ पे 3 था, कैंसिल कर दो, वहां से वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये रहेगा z डायरेक्शन। ठीक है, ये
तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने डिस्कशन किया है क्वेश्चंस का, और जिनमें डाउट है आप पूछ सकते हैं अलग से भी, ऐसा नहीं कि आपको पूरा थॉरोली इसमें हो पाएगा। तो प्रयास करिए कि आप इसको जितना हेल्प कर पाएँ अपने आप देख लें, बाकी अपना पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।